तो हेलो बच्चों, आपने बचपन में ये गेम बहुत खेला होगा, राइट? बैलेंस करना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के फिजिक्स को आज हम समझते हैं। तो बच्चों, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है ना, सबका एक बिहेवियर होता है कि इसका जो टोटल मास है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। ऐसा ये बिहेव करते हैं कि इनका जो कंप्लीट मास है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के फिजिक्स को समझेंगे और हम जानेंगे कि क्या हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे होता है, क्या हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी पे रिसाइड करता है या बॉडी से बाहर हो सकता है। तो आज हम इन सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसी भी सब्सटेंस का अंदर या बाहर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे उस पूरा बॉडी का जो टोटल मास है वो ऐसा माना जाता है कि वो उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जैसे इस छड़ी, अगर ये छड़ी को मान लो, अगर मैं यहां से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो ये गिर जाएगा, यहां से करूंगा तो ये गिर जाएगा। बट अगर मैं यहां से बैलेंस करने की कोशिश करूं तो देखो ये बैलेंस हो जा रहा है। इसका कारण ये है कि ये जो स्केल है बांस का, इसका हालांकि मास तो हर जगह है ना, ये ऑब्वियसली ये बना है एटम से। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो इसका मास तो हर जगह है। बट ये सब का एक बिहेवियर होता है, ये ऐसे बिहेव करते हैं कि इसका कंप्लीट मास जो है ना वो किसी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट है, ठीक है। बट ये केवल होता है बच्चों यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले सब्सटेंस के लिए। कहने का मतलब है कि इस स्केल का जो इस पोर्शन का जो डेंसिटी है वही इस पोर्शन का है, वही इस पोर्शन का है, वही इस पोर्शन का है। कहने का मतलब है कि मान लो अगर मैं ऐसा बॉडी लूं जो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का हो, कहने का मतलब है कि उसका डेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक शेप की और उसका सेंटर ऑफ मास की। तो जैसे मान लो बच्चों, मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, मेरे पास एक स्केल है, यहां भी है, ठीक है। तो जैसे ये स्केल, ठीक है, तो मेरे पास ये स्केल है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मान लो बच्चों ये है 30 सेंटीमीटर उतना लंबा, तो ये टोटल है बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो एग्जैक्टली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, यहाँ। अब आपको लग रहा होगा कि फिर इससे क्या, इससे हमें क्या मतलब, इससे क्या प्रॉफिट होगा, ये जान के पता क्या चलेगा, मतलब क्या हम इससे क्या समझेंगे। तो बच्चों होता ये है कि ये जो पूरा स्केल है ना ये ऐसा बिहेव करेगा कि इसका पूरा मास इस पॉइंट पे ही कंसंट्रेट है, ठीक है। और अगर मान लो हम इस पॉइंट के अलावा अगर और कहीं फोर्स लगाते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो मैंने इस स्केल के ऊपर फोर्स लगाया कुछ आगे की तरफ, ठीक है, मैंने मान लो फोर्स लगाया बच्चों 5 न्यूटन का, ठीक है, और इसका वेट है सपोज 0.5 kg, 500 ग्राम, ठीक है। मान लो इसका वेट है बच्चों 0.5 kg, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन मास, दैट इज 5 अपॉन 0.5 and that will be something 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट पे अगर सेंटर ऑफ मास है, मतलब इस स्केल का जो पूरा मास है ना वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेट है, ऐसा ये स्केल बिहेव करता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे अगर मैं इसको बैलेंस कर पाऊं, जैसे मान लो ये, तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये यही पॉइंट है।
जहां पे ये स्केल ऐसा बिहेव कर रहा है कि इसका पूरा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेट है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगाता हूं 5 न्यूटन का और मान लो इसका मास है 0.5 केजी, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली हमें ये चीज बताता है कि कोई भी बॉडी का टोटल मास किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। अगर मान लो सपोज अगर मैं फोर्स जो लगा रहा हूं, ये 5 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं वो इस पॉइंट पे ना लगाकर और कहीं लगाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां लगाता हूं, ठीक है, या मैं यहां लगाता हूं या कहीं भी, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगा रहा, तो होगा क्या, ये बॉडी जो होगा ना वो रोटेशनल मोशन करने लगेगा, मतलब घूमने लगेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई बॉडी को फ्रीली रोटेट करवा दो, तो वो अपने जिस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करेगा ना, वही पॉइंट उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो ये एप्लीकेशन है बहुत बेस्ट है। जैसे आप समझ सकते हो कि ओलंपिक्स वगैरह गेम में आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा ऐसे कुछ होता है, ठीक है, हाइट का, और एक आदमी इसके ऊपर से जंप करता है, ऐसे करके वो ऊपर से जंप करते हुए जाता है। तो जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है ना, तो वो अपने बॉडी को कुछ ऐसे टिल्ट कर देता है, ऐसे मोड़ लेता है। ऐसा वो इसीलिए करता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा नीचे बने और उसको कम एनर्जी लगे। सो यहाँ भी सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन है जब हम हाई जंप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास को ही यूज करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत बच्चे खेल दिखाते हैं, रस्सी पे चढ़ के अपने आप को बैलेंसिंग करते हैं। सो ये भी सेंटर ऑफ मास का ही एप्लीकेशन है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और अगर फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉडी क्या करेगा बच्चों, रोटेशनल मोशन करना शुरू कर देगा। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, अगर मान लो कोई सब्सटेंस है, लेट दिस बी अ सब्सटेंस जिसका शेप जो है वो कुछ ऐसा है, मान ये रोटी है, ठीक है, इसका डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है हर जगह। जैसे यहाँ का अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लूं, तो वहां पे जो मास होगा इस सेक्शन का, वही 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास हर जगह होगा। मतलब इसका डेंसिटी जो है ना ये यूनिफॉर्म है, हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मतलब होता है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मास रिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो असल में होता यह है कि जितने भी सब्सटेंस है ना, उसका जो अगर मान लो वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना बच्चों, वहां पे सेंटर ऑफ मास रिसाइड करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक 2D शेप है, जैसे ट्रायंगल, तो ये है मान लो ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसके सेंट्रॉइड पे होगा, मतलब यहाँ। हम इंसानों का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो नाभि के सामने होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हर बॉडी का क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी पे ही होता है? तो आंसर इज नो। अगर सपोज मैं कुछ ऐसा वायर ले लूं या रिंग ले लूं, जो हम रिंग पहनते हैं ना, वो अगर मान लो मैं रिंग ले लूं, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, मतलब इसका हर इक्वल वॉल्यूम में इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बच्चों, वो कुछ इसके सेंटर के सामने होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर जो है वो, ये जो पॉइंट जो है वो इस बॉडी पे तो नहीं है। तो याद रखना बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी पे ही रिसाइड करे या बॉडी के अंदर हो सकता है वो पॉइंट बॉडी से बाहर भी हो सकता है। जैसे आपने देखा रिंग वाले एग्जांपल, ये है रिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, अगर मान लो बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, मतलब मैंने जो सब्सटेंस लिया है उसका हर सेक्शन में जो डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। इस सेक्शन का जो डेंसिटी है वही यहाँ का है, वही यहाँ का है, वही यहाँ का है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। लेकिन अगर मान लो यूनिफॉर्म डेंसिटी का नहीं है, या मान लो ये ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से 3 मतलब होमोजेनस नहीं है, या 2 या अलग अलग तरह के सब्सटेंस है, मतलब मिक्स है ये,
लोहा का भी है, मान लो इसमें जैसे एक तरफ मैं लोहा लगा दूं, एक तरफ सिल्वर लगा दूं, एक तरफ कॉपर लगा दूं, तो जरूरी नहीं है फिर कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे होगा, ये याद रखना। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इससे इसके लिए ये मायने भी रखता है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी का है या नहीं है। सो आई होप सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।